नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के काव्य खंड के एक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। जिस चैप्टर कविता का नाम है उषा और जिसके रचयिता हैं शमशेर बहादुर सिंह। और ये काव्य खंड से जैसा कि हमको पता है कि यहाँ से हमको 3 प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। पहला है कवि परिचय, ठीक है। पहला हमको समझना है कवि परिचय, ठीक है। ये 4 मार्क्स का 4 अंकों का एक प्रश्न होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि शमशेर बहादुर सिंह का कवि परिचय दीजिए। तो हम लिखेंगे इसके अंदर 3 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट होगा सामान्य जीवन परिचय, सामान्य जीवन परिचय, फर्स्ट पॉइंट। और इस सामान्य जीवन परिचय में हम लिखेंगे उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें, जैसे कि उनका जन्म हुआ है 1911 में, उनकी मृत्यु हुई है 1993, ठीक है। ध्यान रखना है 1911 और 1993, ठीक है। 1911 1993। इसके बाद में दूसरी प्रमुख बात इनकी ये है कि इनका जीवन बड़े अभावों से गुजरा है। अभाव का मतलब होता है कमी। कमी क्या थी? इनका जीवन संकटों से गुजरा। पहला संकट था 8 वर्ष के जब ये थे तो इनकी माता का निधन हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद जब ये लगभग 24 वर्ष के थे तो उनकी पत्नी का निधन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके परिवार के जो प्रमुख साथी जो इनके थे वो इनसे चिरवियोग झेलना पड़ा। चिरवियोग का मतलब है लंबे समय के लिए बिछुड़ जाना, चिरवियोग हमेशा के लिए, ठीक है। पहले माता से बिछुड़ गए, माता की मृत्यु हो गई और फिर पत्नी की, ठीक है। तो उनको अकेला रहना पड़ा, जीवन भर वियोग झेलना पड़ा। तो अभाव युक्त जीवन उनका था, लेकिन फिर भी इन संकटों से गुजरते हुए भी उनकी जो कविता है वो कविता डगमगाई नहीं, बल्कि उनकी कविता में एक नया जोश हमको देखने को मिलता है, नई चीज हमको देखने को मिलती है। तो ये हो जाएगा इनका जीवन परिचय। दूसरी बात है साहित्यिक परिचय। दूसरा पॉइंट होगा साहित्यिक परिचय या साहित्यिक योगदान, ठीक है। तो क्या योगदान है इनका? पहली बात हम लिखेंगे कि ये एक प्रयोगवादी रचना है और शमशेर बहादुर सिंह एक प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी का तात्पर्य क्या है कि जो नए नए प्रयोग कविता में जिन्होंने किए हैं। क्या प्रयोग किए हैं समझिए कि इनकी जो भी कविता है, ये इस कविता को हम पढ़ेंगे, उषा नामक कविता को, इसमें हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ नवीन उपमान हमको देखने को मिलेंगे। नवीन उपमान, उपमान का तात्पर्य क्या है कि जिससे तुलना की जाती है, ठीक है। तो जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। और उपमान कैसे हैं? यहाँ पर नए नए हैं, अलग प्रकार के, जो कि सामान्य रूप से कवि के द्वारा किसी कविता में प्रयुक्त नहीं किए गए थे, वो नए थे। वो नए कैसे कि वो ग्रामीण परिवेश के थे। ग्रामीण परिवेश भी कह सकते हैं या फिर हमको घरेलू भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। यहां पर इस कविता में हम देखेंगे कि यहां पर नाम आएगा कि लिखा हुआ है, ये स्लेट के बारे में लिखा है, सिल के बारे में लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पर राख से लिपे हुए चौके के बारे में कहा है। तो ये जो उपमान है वो कैसे हैं? ग्रामीण परिवेश के उपमान हैं, ठीक है ना। तो ये जो उपमान है वो नए प्रकार के हैं, सामान्य रूप से कोई कवि इनको प्रयुक्त नहीं करता। तो ये पहली बात है कि ये एक प्रयोगवादी कवि है। दूसरी बात ये है कि बिंब धर्मी कवि भी हैं ये। बिंब का मतलब क्या होता है? बिंब का हम सामान्य अर्थ क्या समझ सकते हैं? बिंब का तात्पर्य हम समझ सकते हैं शब्द चित्र। शब्द चित्र, बिंब का तात्पर्य हम समझ सकते हैं कि शब्द चित्र होता है। ये शब्द चित्र क्या है कि शब्दों के माध्यम से एक चित्र उपस्थित कर देना। यानी कि मान लीजिए
जैसे कि किसी लेखक के द्वारा गांधी जी का वर्णन किया जाए, कि बताया जाए कि गांधी जी इस प्रकार से गोल चश्मा लगाते थे, उनके हाथ में एक लाठी रहती थी, उनकी वेशभूषा ऐसी थी, धोती पहनते थे, ठीक है ना। तो उनको ऐसा वर्णन जब किया जाएगा तो हमारे सामने एक चित्र उपस्थित हो जाएगा कि शायद वो इस प्रकार से रहे होंगे। हमने उनको देखा तो नहीं है, लेकिन उनका चित्र हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने एक बन जाएगा। तो वो शब्दों के माध्यम से जो एक चित्र बन जाएगा उसे हम बिंब कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या किया गया है, नए नए दृश्यों को उभारा गया है शब्दों के माध्यम से। तो इसको कहेंगे कि ये बिंब का प्रयोग करने वाले कवि थे और नए नए प्रयोग करने वाले कवि थे। ये हो गया इनका साहित्यिक परिचय। तीसरी बात है इनकी रचनाएं, ठीक है। तो ये जो रचनाएं हैं, यहाँ पर लिखी है कुछ रचनाएं, जैसे कुछ कविताएं या कुछ और कविताएं, या काल तुझसे होड़ है मेरी, ठीक है। तो ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हमने यहाँ लिखी है। तो इस प्रकार से कवि परिचय के लिए हम 3 पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहला जीवन परिचय, जिसमें उनके जीवन के बारे में लिखेंगे, और फिर लिखेंगे साहित्यिक परिचय, साहित्य में क्या योगदान था, और फिर लिख देंगे इनकी रचनाएं। तो ये हो गया इनका कवि परिचय। नेक्स्ट बात होती है इसकी सप्रसंग व्याख्या। कविता की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, ऐसा भी एक प्रश्न हमारे सामने हो सकता है। तो सप्रसंग व्याख्या के लिए समझिए, इसके लिए हमको 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। सप्रसंग व्याख्या, इसके लिए पहला पॉइंट होगा संदर्भ। संदर्भ में क्या दिया जाता है कि इस, मान लीजिए ये पैराग्राफ है, और तो इसका हम क्या लिखेंगे, इसका कवि कौन है और कविता कौन सी है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, या फिर लिख देंगे काव्यांश, या फिर लिख देंगे पद्यावतरण, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी सृजन नामक हिंदी पाठ्य पुस्तक के उषा नामक कविता से लिया गया है, ठीक है। पहली बात तो क्या है कि उस कविता का नाम आ जाएगा, और फिर लिखेंगे कि इसके रचयिता शमशेर बहादुर सिंह हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी सृजन नामक हिंदी पाठ्य पुस्तक के उषा नामक कविता से लिया गया है और इसके कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। तो ये हो गया हमारा संदर्भ, पहली बात। दूसरा हम लिखेंगे यहां पर प्रसंग। प्रसंग में हम लिखेंगे कि विषय क्या है, किस बारे में कवि बात करना चाह रहा है। तो हम यहां क्या बात करना चाह रहा है कवि, तो हम लिखेंगे कि कवि यहां पर क्या बताना चाहता है, उषा काल, उषा भी कह सकते हैं, प्रातः काल भी कह सकते हैं, सुबह भी कह सकते हैं, भोर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये सुबह के समय की बात हो रही है। तो उषा काल के सूर्योदय से पूर्व, ठीक है, उषा काल में सूर्योदय से पूर्व प्रतिक्षण परिवर्तित आकाश के दृश्य का वर्णन किया गया है। तो यहां क्या कहा है, कवि शमशेर बहादुर सिंह ने उषा काल के या प्रातः काल के सूर्योदय से पूर्व के प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाले
आकाश के दृश्य का यहाँ वर्णन किया गया है। क्या बताया गया इसमें कि सुबह होने से पहले, ठीक है, सुबह होने से पहले जब सूर्य उदय होता है उससे कुछ क्षणों पहले, कुछ घंटों की बात नहीं हो रही है बल्कि कुछ मिनट्स की बात हो रही है, कुछ क्षण की बात हो रही है। जब सूर्योदय होता है तब भी और सूर्यास्त होता है तब भी एक विशेष बात होती है, आकाश में एक विशेष दृश्य उपस्थित हो जाता है, उस दृश्य की यहाँ बात की गई है, ठीक है ना। तो उषा काल में या प्रातः काल में सूर्योदय से पहले प्रतिक्षण पल पल बदलने वाले, पल पल क्या बदलता है? आकाश, आसमान का रंग बदलता है, आसमान का दृश्य बदल जाता है, उसका यहाँ वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से बदलता है, कितने रंग हो जाते हैं। तो आइए समझते हैं। तो दूसरा हो जाएगा प्रसंग, और तीसरा जो पॉइंट है वो हमारा हो जाएगा संदर्भ, प्रसंग, और फिर हो जाएगा तीसरा पॉइंट व्याख्या। तो आइए समझते हैं इसकी व्याख्या। क्या बताना चाहते हैं कवि शमशेर बहादुर सिंह? तो यहां क्या कहा है कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, ठीक है। सबसे पहले सूर्योदय से पहले की बात हो रही है, तो सबसे पहले आसमान का रंग कैसा था? नीला रंग। जब प्रातः काल आसमान का रंग नीला था तब कवि ने उस नीले आसमान को देखकर ऐसी कल्पना की है कि प्रातः काल नभ यानी आसमान बहुत नीला था, और उस नीले आसमान को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई वो एक शंख हो, ठीक है ना। शंख कैसा होता है? नीले रंग का। और शंख से यहाँ नीले आसमान की तुलना क्यों की गई है? क्योंकि जिस प्रकार शंख कैसा होता है? पवित्र होता है, ठीक है, पुण्य कार्य में उसका यूज किया जाता है, मंदिरों में यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार शंख जो होता है पवित्र होता है, पवित्र कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है उसका, और नीले रंग का होता है, उसी प्रकार आसमान भी कैसा दिखाई दे रहा है? सुबह का आसमान नीले रंग का दिखाई दे रहा है, पवित्र लग रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पहली बात क्या यहां पर बताई है कवि ने कि सुबह के नीले आसमान को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो एक नीले शंख के समान हो। दूसरी बात क्या है कि भोर का नभ, सुबह का आसमान जब कुछ क्षणों बाद रंग बदलता है तब कैसा प्रतीत होता है? कवि ने कहा है कि वो राख से लीपे हुए चौके के समान प्रतीत होता है। कैसे? कि पहले नीले रंग का आसमान था और फिर कुछ क्षणों के बाद वो थोड़ा मटमैला रंग का हो जाता है, राख के रंग का हो जाता है। तो कवि ने कल्पना की है कि वो जो आसमान है वो क्या है? वो आसमान नहीं है बल्कि एक राख से लीपा हुआ चौका है। उस आसमान पे किसी ने राख से और गोबर से लीप दिया हो। कैसे लीप दिया हो? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गांव में रसोई के आसपास की भूमि को लीप दिया जाता है, चूल्हे को लीप दिया जाता है गोबर से और चिकनी मिट्टी से, उसको पवित्र समझा जाता है। तो उसी प्रकार का रंग आसमान में है, इसीलिए कवि ने कहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उस आसमान को किसी ने राख से लीप दिया हो, राख से और गोबर से, ठीक है ना। और दूसरी बात ये, तीसरी बात क्या है कि अभी गीला पड़ा है, ठीक है ना, तो उसके मटमैले रंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वो राख से लिपा हुआ चौका है। और आसमान में उपस्थित नमी, सुबह के समय थोड़ी नमी रहती है, आर्द्रता रहती है, ठीक है, उस आर्द्रता को महसूस करके कवि कह रहे हैं कि वो आसमान, वो जो नीले चौके, जो मिट्टी के चौके के समान, राख से लिपे हुए चौके के समान लग रहा है, वो अभी गीला ही पड़ा हुआ है, ठीक है ना। वो आसमान की नमी नहीं है बल्कि उस चौके की नमी है, ऐसे कवि ने कल्पना की है। और क्या कहा है
कुछ समय बाद उसका रंग फिर परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, कुछ क्षण की बात हो रही है, पल की बात हो रही है। कैसा हो जाता है रंग? काला रंग हो जाता है उस आसमान का। तो कवि ने क्या कल्पना की है कि उस काले रंग के आसमान को देखकर कवि ने कल्पना की है कि वह एक बहुत काली सिल के समान हो। सिल का मतलब है सिलवट्टा, जिसमें चटनी पीसी जाती है। ठीक है ना, तो कवि ने क्या कल्पना की है? काले आसमान को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो एक सिलवट्टा हो, चटनी पीसने का पत्थर हो, और उस आसमान से कुछ जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें कुछ निकलने का प्रयास करती हुई लग रही हैं। तो कवि ने ऐसी कल्पना की है कि जैसे उस काले पत्थर पर किसी ने केसर बिखरा दी हो। ठीक है ना, ठीक है ना। तो जब आसमान काले रंग का था और उसमें जो नारंगी रंग की किरणें निकल रही थी, तो कवि ने ऐसी कल्पना की है कि उस काले रंग के पत्थर पर क्या हो गया है? केसर किसी ने बिखेर दी हो। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, कल्पना की है, दूसरी कल्पना क्या की है कि उस काले रंग को देखकर कवि ने कल्पना की है कि वो काले रंग का आसमान नहीं है, कि बल्कि क्या है? एक बड़ा सा स्लेट है। ठीक है ना, ऊपर जो आसमान है वो क्या है? एक स्लेट, बड़ा स्लेट जिसमें बच्चे लिखते हैं। तो वो आसमान को देखकर कवि ने कल्पना की है कि वो काले रंग का एक स्लेट है और उस पर जो किरणें निकलती हुई लग रही हैं। तो कवि ने क्या कल्पना की है कि उस स्लेट पर किसी ने खड़िया चौक से आड़ी तिरछी रेखाएं खींच दी है। रेखाएं किसको कहा है? चौक से खींची हुई रेखाएं किसको कहा गया है? सूर्य की निकलती हुई किरणों को कहा गया है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है? नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। कुछ समय पश्चात आसमान का रंग फिर नीले रंग का हो जाता है। तो कवि ने क्या कल्पना की है कि ये जो आसमान है वो नीले रंग का नहीं है, बल्कि वो आसमान नहीं है, वो क्या है? नीले रंग का जल है। जल कैसा होता है? वो भी क्या होता है? रंगहीन होता है, कोई भी रंग उसका नहीं होता है। आसमान भी कैसा होता है? रंगहीन होता है। ठीक है, तो लेकिन उसको माना जाता कैसा है? नीला माना जाता है। जल को भी नीला माना जाता है और आसमान भी कैसा हमको दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, होता नहीं है। ठीक है, तो जब नीले रंग के आसमान को देखता है कवि, तो कहता है कि ये नीले रंग का जल है और उस जल में से क्या हो रहा है? उस जल में से गौर झिलमिल देह है। जिस प्रकार किसी नीले रंग के जल में से कोई गोरे रंग की देह वाली जो स्त्री है, नायिका है, वो निकलती हुई प्रतीत होती है। किसको देखकर? नीले रंग के आसमान में चमकते हुए सूर्य को देखकर। ठीक है, तो क्या कहा है कि जब नीले रंग के आसमान में चमकता हुआ सूर्य उदय होता है, दिखाई देने लगता है, तो कवि ने कल्पना की है कि जैसे नीले जल में कोई गोरे रंग की शरीर वाली कोई स्त्री या नायिका निकल रही हो, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, जिसका जो शरीर है उसकी चमक चारों तरफ बिखर रही हो। ठीक है ना, ऐसा प्रतीत हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे उस स्त्री का शरीर हिल रहा है। हिलता हुआ प्रतीत क्यों होता है? इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि सुबह के समय आसमान में थोड़ी आर्द्रता होती है। ये हमने समझा कि आसमान में थोड़ी आर्द्रता होती है, नमी होती है। उस नमी के कारण दूसरे तरफ जो भी कोई वस्तु होगी वो हिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है ना, तो उस नमी के कारण सूर्य हिलता हुआ प्रतीत हो रहा है सुबह के समय। तो कवि ने कल्पना की है
कि वो स्त्री का जो शरीर है या स्त्री जो है वो थोड़ी हिलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है ना। उसके बाद में क्या कहा है, और जादू टूटता है, जादू टूटता है, जादू टूटता है, इस जादू टूटता है लिखा हुआ है जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ठीक है ना। तो यहां क्या बताया गया है कि जादू टूटना, जादू टूटना किसे कहा गया है कि सुबह का जो समय होता है बड़ा ही मनमोहक होता है। ठीक है ना। वो क्या कर देता है, मंत्र मुग्ध कर देने वाला होता है, आकर्षित कर देने वाला होता है, खींचने वाला होता है। जिस प्रकार से एक धरती में एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, ग्रेविटी होती है, तो वो क्या करती है, धरती हमें या किसी भी वस्तु को वो क्या करती है, अपने ओर खींचती है। ठीक है ना। जैसे ये वस्तु है, ये मार्कर है, तो इसको हमने ऊपर फेंका तो न चाहते हुए भी ये क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, अपनी ओर खींच लेगी प्रत्येक वस्तु को ये धरती। तो उसी प्रकार से वो सुबह के समय का जो जादू होता है वो ना चाहते हुए भी अगर हम उसको एक बार देख लेंगे तो उसकी ओर खींचे हुए चले जाएंगे। वो क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है ना, उस सुबह के समय का। लेकिन जब सूर्य उदय हो जाता है, तेज प्रकाश बिखेरता है सूर्य जब, तब क्या होता है, तो कुछ समय बाद, कुछ क्षणों बाद उस सूर्य को देखना हमारे लिए एक प्रकार से असंभव हो जाता है, असहनीय हो जाता है। तो वो जो उस दृश्य को, उस आसमान के दृश्य को हम सहज रूप में नहीं देख पाते हैं और वो जो दृश्य है वो समाप्त हो जाता है। कब, जब सूर्योदय होता है तब। तो इसलिए कहा गया है कि उस आकर्षण का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। कब, जब सूर्योदय हो जाता है तब। ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, पल पल परिवर्तित होते हुए दृश्य का वर्णन किया गया है। किस प्रकार वर्णन किया गया है, यहां पर कहा गया है सबसे पहले उसको नीले आसमान को, सबसे पहले नीला आसमान होता है। ठीक है ना, नीले आसमान को नीला शंख बताया गया है। ठीक है, नीले आसमान को नीला शंख बताया गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार शंख भी नीला होता है, पवित्र होता है, सुबह का आसमान भी नीला और पवित्र होता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद में कहा गया है काला आसमान, काला आसमान। ठीक है ना। तो काला आसमान क्यों कहा गया, किसको कहा गया है, काले सिल। ठीक है ना। तो काले आसमान को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कोई काला सिल हो, यानी चटनी पीसने का पत्थर हो। और क्या कहा गया है, कुछ समय पश्चात आसमान का रंग जो है वो परिवर्तित हो जाता है और ये लाल रंग का आसमान हो जाता है, दिखाई देने लगता है। तो कवि कहता है कि उस लाल रंग की सूर्य की किरणों को देखकर कवि कहता है कि उस काले रंग के आसमान पर, उस काले रंग के पत्थर पर किसी ने लाल रंग की केसर बिखेर दी हो। ठीक है। और ऐसा भी माना जा सकता है कि काले रंग के आसमान को क्या कहा हो, काला, काली स्लेट कहा हो। ठीक है, काले रंग के आसमान को काली स्लेट कहा हो और
लाल खड़िया चौक। ठीक है, ये जो हो गया है लाल आसमान, ठीक है ना, लाल किरणें। तो काले रंग के आसमान पर जब लाल किरणें दिखाई देती हैं, ठीक है ना, तो वो कैसा लगता है कि जैसे किसी ने काले रंग की स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो। और क्या कहा है, और नीला रंग का जो आसमान है, नीले रंग के आसमान को नीला जल कहा गया है। और चमकता हुआ सूर्य, चमकता हुआ सूर्य किसको कहा गया है, गौर झिलमिल गौर देह, ठीक है ना, गौर देह वाली स्त्री, ठीक है ना। और झिलमिलाती हुई स्त्री, झिलमिलाता हुआ शरीर, ठीक है ना, झिलमिलाता हुआ शरीर, वो किस कारण कहा गया है, नमी के कारण कहा गया है, आर्द्रता के कारण कहा गया है। तो इसमें क्या समझेंगे कि कवि कहते हैं, शमशेर बहादुर सिंह कह रहे हैं कि पल पल परिवर्तित हो रहा है दृश्य। कैसे परिवर्तित हो रहा है कि पहले वो नीले रंग का आसमान था, तो उसको देखकर लगता है कि जैसे वो नीला शंख हो। कुछ समय पश्चात वो काले रंग का आसमान हो जाता है, तो लगता है कि जैसे वो काला एक पत्थर हो। फिर उस पर कुछ लाल रंग की किरणें या सूर्य की जो किरणें हैं, लाल या कह सकते हैं नारंगी रंग की किरणें, ठीक है, जो किरणें हैं सूर्य की लाल या नारंगी रंग की, उनको देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने लाल रंग की केसर बिखेर दी हो। और फिर काले रंग के आसमान को देखकर कहा जा सकता है कि वो काले रंग की स्लेट के समान प्रतीत होता है। और उस पर लाल या नारंगी जो रंग की किरणें हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने लाल खड़िया चौक से रेखाएं बना दी हो। और फिर जब वापस नीले रंग का आसमान हो जाता है, तो कहा जा सकता है कि वो नीले रंग का जल है। और उस नीले रंग के आसमान से जब चमकता हुआ सूर्य निकलता है, तो ऐसे कहा जा सकता है कि ऐसा लग रहा है जैसे गोरे शरीर वाली कोई स्त्री निकल रही हो। और उस आसमान में उपस्थित नमी को, आर्द्रता को महसूस करके ये कहा जा सकता है कि उस स्त्री का जो शरीर है वो झिलमिलाता हुआ प्रतीत हो रहा है। उसके बाद क्या कहा है कवि ने कि ये जो दृश्य था, पल पल परिवर्तित होने वाला जो दृश्य था, वो कुछ समय पश्चात, कुछ क्षणों पश्चात ही समाप्त हो जाता है। क्यों समाप्त हो जाता है? सूर्योदय होने के कारण, क्योंकि अधिक प्रकाश के कारण हम उस दृश्य को एक्सपीरियंस या अनुभव नहीं कर पाते हैं, इसलिए। ठीक है, तो ये इसकी हो गई व्याख्या। इसके बाद हम देखते हैं विशेष। तो विशेष में दो पॉइंट हम प्रमुख रूप से लिख सकते हैं। पहला हो जाएगा भाव सौंदर्य। तो भाव सौंदर्य में क्या लिखेंगे? हम लिख देंगे कि यहाँ कवि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा सूर्योदय के समय प्रातःकाल में आसमान के पल पल परिवर्तित होने वाले दृश्य का वर्णन यहाँ किया गया है। तो ये भाव हो जाएगा। और दूसरा हम लिख देंगे शिल्प सौंदर्य या कला सौंदर्य या काव्य सौंदर्य। दूसरा पॉइंट। इस पॉइंट में क्या लिखेंगे समझिए। इस पॉइंट में हम लिखेंगे भाषा। ठीक है, तो ये भाषा कौन सी लिख देंगे? खड़ी बोली हिंदी। यहां पर खड़ी बोली हिंदी हो जाएगी। फिर दूसरा हम लिखेंगे छंद। तो छंद यहां पर कोई नहीं है। छंद का मीनिंग क्या होता है? जहां कुछ नियमों को ध्यान में रखकर कविता लिखी जाए वो छंद है। ठीक है, लेकिन यहां कोई छंद नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे छंद मुक्त कविता। छंद मुक्त कविता है ये। ठीक है, उसके बाद में हम लिखेंगे अलंकार। तो यहां पर तुलना की गई है, इसलिए हम लिख सकते हैं उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार भी लिख सकते हैं और संदेह अलंकार भी लिख सकते हैं। संदेह कहाँ होता है? जहां या का प्रयोग किया हो। या
या लिखा हुआ है बार बार भी, या ऐसा या वैसा, तो या का प्रयोग हुआ है इसलिए संदेह अलंकार भी है। और जहां पर संभावना की जा रही है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। ठीक है, ऐसा हो सकता है मानो। ठीक है, तो उपमा, संदेह और उत्प्रेक्षा अलंकार यहां पर है। और इसके बाद में हम लिख देंगे शैली। तो शैली कौन सी हो जाएगी? बिंबात्मक शैली हम लिख देंगे, बिंबात्मक या बिंब प्रधान शैली। ठीक है, या प्रयोगवादी शैली भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, बिंबों का यहां प्रयोग किया गया है। ठीक है, बिंब का मतलब हो गया कि कोई शब्द चित्र उपस्थित कर देना, एक दृश्य बना देना हमारे सामने। ठीक है, तो ये बिंबात्मक शैली हो गई। और नवीन प्रयोग यहां किए गए हैं, प्रयोगवादी शैली भी लिख सकते हैं, या नवीन उपमानों का प्रयोग यहां किया गया है, ये बात भी हम यहां लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सप्रसंग व्याख्या। इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वो ये है कि इस कविता का संदेश बताइए या फिर मूल भाव बताइए। ठीक है, या फिर इस कविता का कथ्य बताइए। ठीक है, कथ्य, मूल भाव क्या है। ठीक है, या फिर मूल प्रतिपाद्य बताइए। तो ये सभी बातें एक ही हैं, चाहे संदेश पूछा जाए, चाहे मूल भाव पूछा जाए, या कथ्य पूछा जाए, या मूल प्रतिपाद्य पूछा जाए। ठीक है, तो बात एक ही है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि यहां पर हमें क्या बताया गया है कि जिस प्रकार प्रकृति सदैव गतिमान होती है, गतिशील होती है, प्रकृति का प्रत्येक अंग, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, सभी क्या है, निरंतर गतिमान है, गतिशील है। अतएव क्या करना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को भी क्या करना चाहिए, गतिशील रहना चाहिए या गतिमान रहना चाहिए, निरंतर चलते रहना चाहिए। ठीक है ना, कोई भी उनके सामने परेशानी आए लेकिन रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात क्या है कि परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है। ठीक है, तो ये दो बातें बताई गई है। पहली बात क्या है कि प्रकृति जिस प्रकार गतिशील है, वो भी हमें क्या संदेश दे रही है कि मनुष्य को भी गतिमान रहना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि परिवर्तन संसार का नियम है, चेंज होना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न था जो कि संदेश या मूल भाव या कथ्य या मूल प्रतिपाद्य जिसको कह सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने समझा उषा नामक चैप्टर जिसके रचयिता शमशेर बहादुर सिंह हैं। धन्यवाद।